मैं हूं रंजीत कुमार और आज होली है और आप सबको होली की बहुत बहुत बधाई। ये है देश का मूड मीटर, जहां वैसे तो हम हर रोज लाइव पोलिंग के जरिए देश की नब्ज टटोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज होली का माहौल है और आपके हाथों में मोबाइल की जगह रंग और पिचकारी होगी, तो हम आज स्कैनिंग और वोटिंग की बात नहीं करेंगे। आप रंग के माहौल में रमे रहिए और हम शुरू करते हैं आज का मूड मीटर। देश में आजकल एक ही मुद्दा छाया हुआ है, कट्टर ईमानदार और इतना भ्रष्टाचार। एंटी करप्शन आंदोलन की कोख से जन्मी आम आदमी पार्टी का सिर्फ 10 सालों में ऐसा हाल हो जाएगा, किसी को अंदाजा तक नहीं था। बड़ी बड़ी बातें करके, बड़े बड़े दावे करके अरविंद केजरीवाल ने राजनीति के कीचड़ को साफ करने का दावा किया था, मगर आज हालत यह है कि आम आदमी पार्टी का पूरा टॉप लीडरशिप घोटाले के आरोप में जेल के भीतर है। कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, इस्तीफा जूते की नोक पर रखता हूं, कुर्सी पर बैठने वाले गड़बड़ हो जाते हैं जी, ऐसे अनगिनत बयान हैं जो उस वक्त केजरीवाल ने दिए। बेईमानों की लिस्ट जेब में रखकर घुमा करते थे मिस्टर कट्टर ईमानदार। जरा एक बार सुनिए कि चाहे जितना देश को लूटो, जो कुछ करो, कुर्सी नहीं छोड़नी, कुर्सी से चिपके रहना है। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगें। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी और मैं आपकी सहमति चाहता हूं कि, और इसके देश की भी सहमति चाहता हूं कि क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, अवतार सिंह भड़ाना, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। तरुण गोगोई, राहुल गांधी। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूं, मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। आज इन बयानों को सुनकर ऐसा लगता है कि केजरीवाल ये सारी बातें अपने लिए कह रहे थे। बस एक छोटी सी बात रह गई थी। उस लिस्ट में अपना नाम अगर उन्होंने पहले डाल लिया होता तो शायद वो लिस्ट पूरी हो गई होती। शराब घोटाले में गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन इस्तीफा देने के बदले ईडी की हिरासत से वो सरकार चला रहे हैं। डंके की चोट पर ऐसे कह रहे हैं जैसे कोई कीर्तिमान स्थापित कराया। इस्तीफा नहीं दूंगा। अरे हाँ, याद आया, कीर्तिमान तो उन्होंने बना ही लिया है। केजरीवाल सीएम रहते पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं। सर जी ने अपनी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल के जरिए जनता के नाम संदेश भिजवाया। कहा लोहे का बना है केजरीवाल, हार नहीं मानेगा। केजरीवाल लोहे के बने हैं या नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जेल से सरकार चलाने के लिए एक अलग तरह की मोटी चमड़ी चाहिए, जो निश्चित रूप से केजरीवाल जी के पास है। तो एक तरफ केजरीवाल हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस है। साफ छछूंदर वाला हाल हो रखा है। कांग्रेस को न उगलते बन रहा है न निगलते। एक नेता कुछ बोल रहे हैं और दूसरा कुछ और। जरा सुनिए। देश के लिए अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा और वो सार्वजनिक जीवन में है और सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, तो नैतिकता और शुचिता का तकाजा ये है कि उसको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैंने उनकी गिरफ्तारी के बाद, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद कल जो जानकारी ली या मुझे मिली, उसके हिसाब से कुछ ऐसी तैयारी चल रही है कि जेल से ये सरकार चलाएंगे और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। ये मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात लगी। तो कांग्रेस के कुछ नेता भले ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे खामोश हैं। ऐसे में लोग तो ये पूछेंगे ही कि क्या कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ है।
आम आदमी पार्टी केजरीवाल की बेगुनाही को लेकर चाहे जितनी दलीलें दे, लेकिन ईडी के रिमांड नोट में सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। और क्या क्या क्रिस्टल क्लियर है, क्या क्या कहा गया है उस रिमांड नोट में, जरा गौर से देखिए। केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहती है कि केजरीवाल का इस घोटाले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हकीकत क्या है, ये जो ईडी ने अपनी रिमांड नोट दी है उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि केजरीवाल की भूमिका इस पूरे घोटाले में क्या थी। इसमें 4-5 बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। और उसमें पहली बात तो ये कि केजरीवाल इस पूरे घोटाले के केंद्र में थे, ऐसा ईडी का दावा है। और ईडी ने कहा कि इस पूरे मामले में जो 4-5 लोग, जो बड़े लोग, जो ये कहें कि मुख्य किरदार हैं, वो सभी केजरीवाल से जुड़े हुए थे। और वो कैसे, मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले अगर अरविंद केजरीवाल को अगर आप बीच में, केंद्र में रखकर अगर देखेंगे तो उनके इर्द गिर्द 4 लोग हैं, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, के कविता और राघव मगुंडा। ये 4 लोग हैं जो कि इस पूरे घोटाले में एक तरीके से मुख्य किरदार की भूमिका में थे। और इन चारों ने अपने बयान में ये साफ साफ कहा है कि केजरीवाल इस पूरे मामले में से वाकिफ थे। और ये जो पूरी जो नई शराब पॉलिसी बनाई गई, उस शराब पॉलिसी को बनाने में उनकी न सिर्फ एक तरीके से सहमति थी, बल्कि उन्होंने ही इस पूरे शराब नीति को हरी झंडी दी। और उन्होंने ही कुछ लोगों से ये बातें की कि कैसे इसमें इसके जरिए जो बड़ी कमाई होगी उसका एक बड़ा हिस्सा पार्टी फंड में आना है। मैं एक एक करके बताता हूं। सबसे मुख्य किरदार हैं मनीष सिसोदिया। अब आप ये तो जानते ही हैं कि मनीष सिसोदिया जो हैं वो डिप्टी सीएम होने के नाते और मिनिस्टर इंचार्ज होने के नाते इस पूरे पॉलिसी को लागू करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर। तो जो ईडी के रिमांड नोट में लिखा हुआ है, मैं आपको वो बातें बताता हूं, कोई ऐसी हवाई बातें नहीं है। रिमांड नोट में लिखा गया है कि सी अरविंद, जो कि उनके पीए हुआ करते थे, जो कि उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे मनीष सिसोदिया के, उन्होंने अपने बयान में कहा है कि एक दिन मनीष सिसोदिया ने उनको अपने आवास पे बुलाया और जब वो उनके आवास पे पहुंचे तो वहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में उन्हें 30 पेज का एक डॉक्यूमेंट दिया गया और कहा गया कि ये नई शराब पॉलिसी पे, नई शराब नीति पे ये जीओएम की सिफारिश है और इसी सिफारिश के आधार पे नई पॉलिसी बननी है। तो आप नई पॉलिसी बनाकर और उसको हमें दिखा दें। सी अरविंद का कहना है कि उनके कहने पर हमने नई पॉलिसी उसी के आधार पर बनाया जो जीओएम की कॉपी 30 पेज की सौंपी गई थी, उसी के आधार पे हमने पूरी पॉलिसी बनाई। तो पहली बात यहां याद रखिए कि जिस समय वो 30 पेज का डॉक्यूमेंट जो जीओएम की सिफारिश थी जब दी जा रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों ही मौजूद थे। तो ये कहना कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे घोटाले में अरविंद केजरीवाल का कोई रोल नहीं था, एकदम बेबुनियाद बात है। अब दूसरे किरदार की बात करते हैं। इसमें दूसरा किरदार है के कविता। के कविता ने भी अपने बयान में ईडी को कहा है कि कैसे जब नई शराब नीति की बात उन्होंने देखी तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल से इस बारे में बात की और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ, वो नई शराब पॉलिसी में चाहते हैं कि अगर साउथ के लोग आना चाहते हैं तो उन सबका स्वागत करेंगे, लेकिन वो चाहते हैं कि आने वाले चुनाव के लिए 100 करोड़ रुपए उनके पार्टी फंड में दिए जाने चाहिए। और इस पर रजामंदी हुई, जिसके बाद के कविता एक तरीके से आप समझिए कि पूरे साउथ लॉबी को रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय। और के कविता ने एक तरीके से न सिर्फ इस नई पॉलिसी को एक ड्राफ्ट बनाने में या उसे लागू कराने में भूमिका निभाई, बल्कि जो 100 करोड़ रुपए बाद में आपके पार्टी फंड में दिया गया उसमें भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तीसरा जो किरदार है इसमें वो है मगुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी, सांसद हैं और उनके बेटे हैं राघव मगुंटा। ये कहते हैं कि जब उन्होंने अखबार में इश्तिहार देखा तो उन्होंने इस बारे में अरविंद केजरीवाल से बात की और उन्होंने कहा कि चूंकि मैं पहले से शराब के कारोबार में हूं तो मैं चाहता हूं कि दिल्ली में आकर मैं इस कारोबार में अपनी भागीदारी करूं। तो उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल आ जाइए। उन्होंने मिलने के लिए बुलाया, कहा कि आधे घंटे की मुलाकात हुई। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि आधे घंटे की मुलाकात हुई और उस मुलाकात में उन्होंने साफ साफ कहा कि इस बारे में के कविता से पहले बात हो चुकी है और इस बारे में भी बात हुई है कि जो नई पॉलिसी बनेगी उसके एवज में 100 करोड़ रुपए पार्टी फंड में दिए जाने हैं। तो आप के कविता से बात कर लीजिए और उसके बाद जैसा भी आप चाहेंगे उस तरीके की व्यवस्था यहां बन जाएगी।
ये सारी ये हवा हवाई बातें नहीं है, ये सब ईडी से की पूछताछ में ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड कही गई, ऑन रिकॉर्ड। तो इसके बाद उनके बेटे जो कि राघव मगुंटा हैं वो उनके संपर्क में आते हैं और कैसे उन्होंने 25 करोड़ रुपए, चूंकि उनसे मांग की थी के कविता ने कि आप इसके बदले में 50 करोड़ रुपए दे दीजिए और 50 करोड़ बाकी दूसरे व्यापारी मिलकर दे देंगे। तो उनकी आपस में बातचीत हुई और 30 करोड़ रुपए पर बात बन गई। और इस तरीके से 30 करोड़ रुपए कब और कैसे दिया गया और वो कैसे हवाला के जरिए आपके लोगों तक पहुंचा, इसकी पूरी डिटेल है। तो अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो चारों पांचों किरदार आप जो देख रहे हैं ये सब अरविंद केजरीवाल से सीधे सीधे कनेक्टेड हैं और सभी लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है। इसलिए अगर आप ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें जबरन फंसाया गया है, तो आप खुद समझिए कि ये जो बातें कही जा रही है उसकी बुनियाद क्या होगी। अब जरा इसी से जुड़े हुए सवालों को लेकर जरा चलते हैं हम लोग। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हरीश खुराना बीजेपी प्रवक्ता हैं, अवनिजेश अवस्थी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रवि श्रीवास्तव और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और विवेक बंसल कांग्रेस के नेता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और होली की बहुत बहुत बधाई आप लोगों को भी। रवि श्रीवास्तव, जो हमने अभी सारी बातें बताई ये कोई ऐसी बात नहीं है जो कि पब्लिक स्पेस में नहीं है। आज की तारीख में जो रिमांड नोट है ईडी की वो कोई भी देख सकता है और उसमें सिलसिलेवार और विस्तार से लिखा हुआ है कि इसमें अरविंद केजरीवाल की क्या भूमिका थी। बावजूद इसके पार्टी अगर ये कहती है हर बार कि उन्हें फंसाया जा रहा है और पता नहीं कितनी बातें कही जा रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, तानाशाही वगैरह, तो ये तो लोगों को अब समझ में आने लगा है ना कि असल में हो क्या रहा था। देखिए, आपने ईडी के रिमांड नोट की बात की। ईडी एक डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है जिसके किसी कागज की कोई कीमत नहीं है। वो अपने ऑफिस में बैठ के कोई भी कागज बना सकते हैं, किसी को भी अप्रूवर बना करके उससे बयान ले सकते हैं। इस तरह के बयानों की और इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की कोर्ट में कोई कीमत नहीं होती है। मेरा आपसे एक ही कहना है, आप बड़े प्रतिष्ठित चैनल के बड़े प्रतिष्ठित एंकर हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि मेहरबानी करके भाजपा के प्रवक्ता से आप सिर्फ इतना पूछें कि शरद रेड्डी ने 59 करोड़ रुपए जो भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड में दिए, जिसके बदले में ईडी ने उनको बेल दे दी और जिसके बदले में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया, वो पैसा इन्होंने अपने खाते में जमा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और इसके लिए श्री जेपी नड्डा पर क्रिमिनल केस होना चाहिए। आप कहेंगे कि भाई आपके पास अगर ये सब जानकारी है तो आप भी कोर्ट जाइए। बिल्कुल जाएंगे, समय आने पर कोर्ट भी जाएंगे, समय आने पर जनता के सामने भी रखेंगे। सारी बातें आम आदमी पार्टी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा समझा चुकी है। लेकिन उनको जेल चाहे बेल, तो जेल और बेल का जो भी खेल हुआ हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि ये सारी बातें तो तभी हो रही है ना जब पहले आम आदमी पार्टी ने मिलकर एक बड़ा भ्रष्टाचार किया जिसमें कि सैकड़ों करोड़ रुपए घूस के तौर पे लिए गए। अब तो कहानी उसके बाद हुआ कि भाई यहाँ कौन किसने कहां किसको पैसे देकर कैसे बेल ले लिया, वो एक अलग कहानी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई भ्रष्टाचार तो हुआ ना, आप लोगों ने मिलकर घोटाला तो किया ना पहले। आप मेरे स्टेटमेंट के बाद में आप भाजपा के प्रवक्ता से सवाल जरूर, मैं उनसे जरूर पूछ लूंगा, वो मैं पूछ लूंगा। आपने कह दिया है तो सवाल तो उनके पास चला ही गया है, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि भाई इतनी बातें जब स्पष्ट रूप से सारी चीजें दिख रही है, मनी ट्रेल है, पूरा डिटेल है ईडी के पास कि कब कौन किस तारीख में किसने कहां कैसे पैसे पहुंचाए, माफ करिएगा हवाला के जरिए कब कहां कितना पैसा दिया गया, जब सारा डिटेल है। आप अगर ये सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बहुत ही बहादुर एंकर बताऊंगा। दूसरी बात ये कि ये सारी बातें बेबुनियाद हैं कि 100 करोड़ रुपए इधर गए या उधर गए। ईडी के कहने से कोई पैसा कहीं नहीं चला जाता। पैसा मिलना चाहिए, पैसे की बरामदगी होनी चाहिए, या पैसे की कोई एसेट हो उसकी बरामदगी। 128 करोड़ रुपए इस मामले में पहले से जब्त हो चुके हैं। 128 करोड़ रुपए के एसेट जब्त हो चुके हैं इसमें। रवि श्रीवास्तव, देखिए, व्यक्तिगत अगर किसी व्यक्ति के साथ में कोई पैसा जब्त हुआ तो वो उसके लिए पार्टी जिम्मेदार नहीं है, ना पार्टी का नेता जिम्मेदार है।
ये सारी चीजें अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ। जो एक्शन हो रहे हैं वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। एक कांग्रेस जैसी देश नहीं, की अनप्रेसिडेंटेड तो ये भी था कि आंदोलन से उपजा हुआ एक आदमी जो कि भ्रष्टाचार के मसले पे ही इतना बड़ा आंदोलन करके सरकार में आता है और वो खुद इतने बड़े भ्रष्टाचार में फंस जाता है, ये भी तो अनप्रेसिडेंटेड था ही ना। ऐसा भी तो, हालांकि मतलब इसकी कुछ मिसालें पहले भी है कि जेपी के आंदोलन से भी निकले लोगों ने भी कुछ कम कारनामा नहीं किया है, लेकिन ये तो इस दौर में तो नया ही था। हरीश खुराना, आरोप भी हैं और कुछ सवाल भी हैं। हाँ, देखिए रजनीश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मेरे को पैनलिस्ट को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रवि जी हमारे मित्र भी हैं, लेकिन कई बार ना वो बहकी बातें करते हैं। आज होली का रंग है, मैं समझ सकता हूँ उनको होली का रंग चढ़ा हुआ है, ऐसी बहकी बातें कर रहा है कि जेपी नड्डा जी को अंदर करेंगे और ये करेंगे। खैर वो उनका राजनीतिक वो है, लेकिन एक जो ये कह रहे हैं कि भाजपा प्रवक्ता से पूछिए तो गजब खेल है बाबू। घोटाला तुम करो, ठेके तुम दो और कहो कि रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। ये गजब लॉजिक है। ये लॉजिक सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकता है और कुछ नहीं दे सकता। ऑन अ सीरियस नोट मैं कुछ बातें अब करना चाहूंगा। अभी ये आरोप प्रत्यारोप की बातें तो चलती रहेंगी, पॉलिटिकल आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन सवाल कुछ अहम हो जाते हैं। अहम ये हो जाता है कि आप 9 बार समन को इवेट करते हैं, कानून को मानते नहीं हैं। अक्टूबर से लेके अब तक 9 समन को इवेट किया। कभी आपके पास विभाषणा का बहाना था, कभी चुनावों का बहाना था, कभी दिवाली का बहाना था, आपने क्या क्या बहाने नहीं मारे। और जब ईडी ने एक्शन ले लिया तो पॉलिटिकल केस था जी, ये था जी, वो था जी। और अगर पॉलिटिकल केस था या पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप था, आज 14 महीने हो गए रंजीत जी, 14 महीने कम नहीं होते। 14 महीने हो गए, 16 बार बेल रिजेक्ट हुई है मनीष सिसोदिया की इसी केस के अंदर जिसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। संजय सिंह की बेल पिछले 4 महीने से बेल नहीं हुई है इसी केस के अंदर। और 15 व्यक्तियों के नाम है मेरे पास, जिसमें विजय नायर है, संजय सिंह है, राघव मुक्ता है, गौतम मल्होत्रा है, समीर महेंद्रू है, अमित अरोड़ा है। ऐसे 15 लोगों की लिस्ट है जो इसी केस के अंदर जेल के अंदर है पिछले कई महीनों से। अब ऐसा कैसे हो सकता है रजीत जी, जो मास्टरमाइंड हो वो तो इस केस में बाहर हो और 15 लोग जो इस केस के अंदर संलिप्त हो वो अंदर हो। और आप कितना मर्जी कर लीजिए तो ईडी अपने घर में मनाती है। भैया इस देश के अंदर कानून है, इस देश के अंदर माननीय न्यायालय है। आपको विश्वास हो या ना हो, हिंदुस्तान की जनता को माननीय न्यायालय पे विश्वास है। और माननीय न्यायालय के ऑर्डर की वजह से, मैं फिर कोट कर रहा हूं, ईडी के ऑर्डर की वजह से नहीं, माननीय न्यायालय की ऑर्डर की वजह से पिछले 14 महीने से आम आदमी पार्टी के इन तमाम नेताओं को, मनीष सिसोदिया लेके विजय नायर तक के लोगों को बेल नहीं हो रही। लेकिन नहीं, वो तो ये बातें तो जब भी आप कहेंगे हो सकता है कि अदालत पे भी अभी सवाल उठाने लग जाए रवि श्रीवास्तव। क्यों रवि जी? रंजीत जी, आपने सवाल नहीं पूछा और उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो 59 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में जमा हुए, भाजपा के अकाउंट में इलेक्टोरल बॉन्ड जमा हुए, जो शरद रेड्डी जो एमडी थे औरबिंदो फार्मा के, उन्होंने दिए, जबकि वो जेल में थे और जिसकी वजह से उन्हें बेल मिली और जिसकी वजह से वो अप्रूवर बनाए गए। ये सवाल का जवाब हमारे मित्र ने नहीं दिया। आप जो बातें कह रहे हैं कि ये व्यक्ति इतने समय से जेल में है, उसकी बेल नहीं हो रही है। आपके पीएमएलए के कानून इस तरह के बने हुए हैं, ड्रैकोनियन कानून बने हुए हैं कि आप बेल नहीं देंगे। कोई समस्या नहीं है इस बात से, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है कि एक देश की दूसरे नंबर की जो पार्टी, अवनीश अवस्थी का के पास चलते हैं। अवनीश जी, रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि बेल नहीं देना है, मत दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जेल से भी सरकार चल रही है, चल सकती है और चल रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। रंजीत जी, जिस ड्रैकोनियन लॉ की बात कर रहे हैं, न्यायालय सामने बैठा, जिस न्यायालय ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला दिया है, जिस पर ये उछल रहे हैं, उसी न्यायालय ने लगातार, उसी न्यायालय नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी न्यायालयों ने बेल नहीं दी है। ये बात माननी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ साइन और उसकी इन्वॉल्वमेंट की नहीं होती। जब एक पार्टी, एक सरकार का मुख्यमंत्री की सामूहिक जिम्मेदारी होती है कैबिनेट की किसी भी पॉलिसी, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता।
मनीष सिसोदिया तो त्याग पत्र देंगे, लेकिन मुख्यमंत्री त्याग पत्र नहीं देंगे। हाँ। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये जो है कि अलग, बाकी सब देंगे, बाकी सब चोर हैं। कांग्रेस के अभी अपने सारे नाम बताए थे, डीएमके के सारे नाम बताए थे, जो आज सारे लोग, फारूक अब्दुल्ला भी, लालू यादव भी, ये सारे लोग जो आज इनके साथ खड़े हैं, इसी की लिस्ट लेके निकले थे। मैं ये क्यों ना कहूं कि वो उस लिस्ट से ब्लैकमेल कर रहे हैं कि फिर से खोल दूंगा, मैं साथ खड़े हो जाओ, मेरे साथ खड़े हो जाओ, नहीं तो फिर खोल दूंगा लिस्ट में। बात यह है रंजीत जी कि देश की जनता जिसके बार बार नाम लेते हैं, मैं खुद स्वयं उसमें था जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था। मेरे लिखित में पब्लिश्ड आर्टिकल है नेशनल डेलीज में, जिसमें मैंने कहा था कि ये ऐसा आंदोलन है जिसमें पूरी देश की जनता को साथ आना चाहिए। हमारा सपना भंग हुआ है, देश के करोड़ों लोगों का सपना भंग हुआ है। और मैं कहता हूं कि मेरा सिर्फ इससे नहीं, आंदोलन से निकले हुए हर पार्टी का के प्रति, चाहे वो बोफर्स का आंदोलन हो, चाहे वो जेपी का आंदोलन हो, चाहे वो ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन, इन तीनों आंदोलनों से निकले हुए व्यक्ति जिस तरीके की हरकतें की, उससे हम सामान्य व्यक्ति का मुंह हुआ है। किसी की बात मत माने, आप न्यायालय की बात मत माने। रवि श्रीवास्तव जी, अन्ना हजारे की बात को क्यों आप टाल रहे? अन्ना हजारे ने जो कहा है उस पर तो कुछ दो शब्द बोल दीजिए ना। वो तो मेंटर थे, वो तो केंद्र बिंदु थे उस समूचे आंदोलन के, जिस आंदोलन से निकली थी। हालांकि उसी समय जिस समय आंदोलन चल रहा था, बहुत सारी बातें आ रही थी और हम उस पर विश्वास नहीं करते थे। हम कहते थे कि ये मीडिया की फैलाई हुई खबरें हैं, 25 रुपए में जो सिम बिका है उसका हिसाब नहीं दिया, ये नहीं दिया, ये इतने पैसे इकट्ठे वो नहीं दिया। मैं लिखित रूप में मैंने कहा कि इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है और उसको राजनीति में भी आना चाहिए, ये सब पब्लिश्ड है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रवि श्रीवास्तव जवाब देना चाहते हैं। एक 10 सेकंड की बात है कि बस इतना बता दीजिए रंजीत जी, आप बताइए, हरीश जी आप बताइए, या रवि जी बताएं कि दिल्ली में पेट्रोल में कितना वैट कम किया और शराब पर कितना वैट कम किया। ये बता दीजिए, क्या प्राथमिकता थी दिल्ली की सरकार की, ये एक बार बता दीजिए। हाँ रवि श्रीवास्तव, मैं आप सारी प्राथमिकताएं बता देता हूं। जिस पॉलिसी की ये बात कर रहे हैं, उस पॉलिसी को दिल्ली के एलजी ने अप्रूव किया था, जिससे आज तक कोई सवाल नहीं पूछा गया। जो पॉलिसी बनी वो कर्नाटक, जिस पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना बोल लेने दीजिए रवि श्रीवास्तव, उसके बहुत सारे जो उसमें बदलाव हुए, जो अमेंडमेंट हुआ, उसको विधानसभा तक में नहीं रखा गया। आप कैसी बात कर रहे हैं भाई? ये भी तो आरोप है ना। आप दिल्ली सरकार में एलजी की अप्रूवल के बिना आप कोई पॉलिसी ला सकते हैं क्या? आप बताइए मुझे, इस पे पॉलिसी पे एलजी के सिग्नेचर है या नहीं है, ये बता दीजिए आप मुझे। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि जो सज्जन अभी ये बता रहे थे कि वो अन्ना हजारे की बात तो सुन लें। अन्ना हजारे का हम बहुत सम्मान करते हैं और उनकी जो बातें सुननी है वो जरूर सुनते हैं, मगर अन्ना हजारे ने 10 पत्र नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री को भी लिखे थे। उन्होंने कितनी बातें उनकी सुन ली? वो भी तो उनके एक जमाने में वो बड़े प्रशंसक हुआ करते थे। दूसरी बात, जिस भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कैमरे पे रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, उसे कम से कम भ्रष्टाचार अन्ना हजारे की बात नरेंद्र मोदी उस आंदोलन से निकला है, वो मानेगा या नरेंद्र मोदी मानेंगे? वो पार्टी आज हमें नसीहत दे रही है, भ्रष्टाचार के बारे में शर्म आनी चाहिए। भाई आप अपने ऊपर लगे किसी आरोप का जवाब नहीं देंगे रवि श्रीवास्तव। भाई आपको जब आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे तो आप उसको उछाल देंगे दूसरी तरफ, वो सामने की तरफ उछाल देंगे कि भाई नहीं मेरे भ्रष्टाचार की बात मत करो, तुम फला का देखो, फला का, अरे छोड़ो मेरी बात मत करो, चिला का देखो। ये तो कोई तरीका नहीं है ना। आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है उसका तो जवाब देना पड़ेगा ना आपको। भाई सवाल ये है कि आपने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने मनीष सिसोदिया को ऑथराइज कर दिया कि इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करते रहिए। और सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि ऐसे ऐसे उसमें चेंज किए गए जिसकी वजह से 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया एक्सचेकर को, जिसकी वजह से खजाने को 2000 करोड़ का नुकसान हो गया। भाई ये किसी सवाल की कोई जवाबदेही आप क्यों नहीं बनती है? आज वो महाशय पता नहीं कहां पर है। 2G स्कैम, भाई मैं कह रहा हूं, आप एमपी
सदा काट गए उसमें। नहीं जो आपके ऊपर आरोप लग रहे सिर्फ उसकी बात करिए ना, उस पर तो बात करिए रवि श्रीवास्तव। ना कि आरोप झूठे और बेबुनियाद है, 2G का ये मुद्दा अभी आपने आरोप फर्जी देखा, है, राजा का इन नाम लिया आरोपों था, में कोई सच्चाई 2G का मुद्दा नहीं है। तो आपने उठाया था ना, ए राजा का नाम अरविंद केजरीवाल ने लिया, लेकर के शरद पवार के बारे में अन्ना हजारे क्या कहते थे, अप्रूवर बनाया और उससे पैसा लिया, अपने अकाउंट में लिया। एक तरफ हो रहा है क्या? जरा विवेक बंसल को भी बहस में शामिल करते हैं। विवेक जी, ऐसी क्या मजबूरी है कि जिसे आप एक टाइम में ऐसे बहुत सारे बयान अभी भी मौजूद होंगे जिसमें आप और आपके नेता अरविंद केजरीवाल को पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, और आज उनके साथ ऐसे खड़े हैं कि जैसे मतलब क्या ही है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है भाई? देखिए, दिल्ली की 3 सीटों की एक तो मैं ये कहना चाहूंगा, मजबूरी कोई नहीं होती, पर लेकिन जब एक आज राजनीति में जिस तरीके से उठापटक हो रही है, मेरे ख्याल से सैद्धांतिक रूप से आप चाहे आदरणीय मोदी जी की बात हो, जब 2014 का जब चुनाव हुआ था, उन्होंने नैतिकता और शुचिता की कितनी बातें की थी, उसका कोई अंत नहीं है। और जिस तरीके से आज देश में चुनी हुई सरकारों को उखाड़ा पछाड़ा जा रहा है, तरीके से विधायकों को खरीदा फरोख्त की जा रही है, उसकी कोई मिसाल नहीं देखने को मिलती। तो वो शुचिता और उसकी जो बात कह रहे हैं आप कि पहले हमारे नेता किस तरीके से खड़े हुए थे, ये बात मैं जरूर स्वीकार करता हूं कि जो जितनी नैतिकता की बात करे उससे अपेक्षा उतनी ज्यादा होती है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें, और जिस आंदोलन से उनका उद्गम हुआ, और कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कहता कि ईडी भी बिल्कुल स्वच्छ है। अरे तो आपके पार्टी के, आप ही के पार्टी के 2 नेता कह रहे हैं कि भाई आपने तो सुना ही ना, अभी हमने संजय निरुपम का बयान सुनाया, शर्मिष्ठा मुखर्जी क्या लिख रही हैं, लोगों को पता है, कह रही हैं कि भाई जैसा करोगे वैसा भरोगे, और आपकी पार्टी के दूसरे नेता हैं वो आप डिफेंड करने में लगे हैं। रंजीत जी, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ, आप पहले मेरा पूरा वक्तव्य सुन लीजिए, क्योंकि मैं तो इतनी देर तक बड़े संयम के साथ चुप रहा, सब जितने भी पैनलिस्ट थे उनके मैंने विचार सुने और उनका वाद विवाद सुना। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, तो मैंने खुद इस बात को कहा कि जो नेता जिस तरीके के आंदोलन से निकल कर आया था, जिसका सृजन हुआ था, उद्गम हुआ था, उससे नैतिकता की अपेक्षा ज्यादा थी। और आज कहीं ना कहीं देखिए, राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा होता है। ईडी ने पर लेकिन ये वक्त चुना, इस पे एक चर्चा का विषय, आम व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि चुनाव से पहले ही क्यों उन्हें उठाया गया। और ये भी सही है कि आज कहीं ना कहीं आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी को एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए थे, अपने व्यक्तित्व को याद रखना चाहिए था, जो उन्होंने व्यक्तित्व दिए थे, चाहे वो गलत हो या सही हो, आरोपी हो ना हो, वो तो बाद में न्यायपालिका इस्तीफा देना चाहिए था जी, इस्तीफा देना चाहिए था ना। मेरा ये मानना है कि इस्तीफा आ जाता तो कोई उसमें कोई त्रुटि नहीं होती और जनता इसको सराहती। इतनी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है बोलने में कि इस्तीफा आ जाता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। अरे सीधे सीधे बात हो, या तो इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कि नहीं दिया कोई दिक्कत नहीं, नहीं देना चाहिए, और नहीं तो होगा कि नहीं देना चाहिए। जो नैतिकता रसातल में आ गई है, जो नैतिकता जिस तरीके से आ गई है गिरावट की ओर, उसके परिप्रेक्ष्य में अवनिजेश जी कितनी जुबान लड़खड़ा रही है आज कांग्रेस के नेताओं को। भाई इतनी आसानी से डिफेंड तो नहीं होता ना। हाँ विवेक जी, एक छोटा सा सवाल, ये शराब घोटाला जो है ईडी ने नहीं पकड़ा, बीजेपी ने भी नहीं पकड़ा, आपकी पार्टी के तमाम नेताओं ने कहा इस घोटाले का भंडाफोड़ हमने किया है, इसलिए इस घोटाले के बारे में आपको प्रश्न चिन्ह नहीं है। घोटाला आपकी पार्टी के लोगों ने कहा, अजय माकन हो, विधायक हो, नहीं पवन खेड़ा हो, नहीं घोटाले का भंडाफोड़ तो आपने किया। नहीं और आप कह रहे हैं कि ईडी गलत है। अरे आपके कहने पे ईडी ने ये कार्रवाई शुरू की है। अवनिजेश जी, अगर आप अजय माकन की पुरानी पीसी देखेंगे तो जितनी डिटेल ईडी के पास नहीं हुआ करती थी उन दिनों, उससे ज्यादा डिटेल इनके नेताओं के पास होती थी। और आज ये कह रहे हैं कि इस्तीफा देते तो शायद ठीक ही होता। दिल्ली की 3 सीटों के लिए, मैंने ये कहा कि ये सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए, बाकी पंजाब में नहीं दी, गुजरात में और ले गए, सिर्फ दिल्ली की, और वो भी आपका हक बनता था, नंबर 2 पे आप रखते थे दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली की 3 सीटों के लिए अपना सारा अपमान भूल गए। सारे बड़े नेताओं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शीला दीक्षित। मैं एक बार जरा रवि श्रीवास्तव के पास एक और बात
एक और बात है कि भाई अभी तक हम लोग सुना करते थे कि जेल से गैंग चलते हैं, जेल से माफिया का खेल चलता है। पहली बार इस देश ने देखा है कि जेल से सरकारें भी चलती है, और यह भी कीर्तिमान अरविंद केजरीवाल के ही खाते में जाता है। रवि श्रीवास्तव, वाकई आप लोगों ने तय कर लिया है कि सारी नैतिकता, शुचिता सबको धोकर पी जाना है, बिल्कुल ही चिंता नहीं करेंगे कि लोक लाज भी कोई चीज होती है और उसका रत्ती भर भी ध्यान रखा जाना चाहिए। देखिए, नैतिकता की दुहाई देना तो कम से कम दूसरी पार्टियों को शोभा नहीं देता। अरे आपकी पार्टी, मैं तो आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं। आप तो आए ही थे इसी बात पे, इसी मुद्दे पे आप आए ही कि भाई हम इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेकर और कि हम आएंगे तो ऐसा। आप सारे वीडियो उस समय के चला रहे हैं जब ये आंदोलन था। आंदोलन में बहुत सारी बातें कही जाती है। जब एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है तो उसके बाद सारी बातें सारी बातें नहीं, सारी बातों को तिलांजलि दे दी जाती है। तब उसको जनता को सुनना पड़ता है, तब उसको जनता की भलाई के काम करने पड़ते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जनता की भलाई में सबसे जरूरी है कि पहले 100-200 करोड़ का घोटाला हो। पानी के लिए पास किया है। आज पहला ऑर्डर जेल से उन्होंने दिल्ली के पानी के लिए पास किया है। जनता की सुननी पड़ती है, जनता को नहीं तो जनता ने कहा था कि शराब की नई पॉलिसी लाओ जिसमें कि वो पहुंचाया जाए। रवि श्रीवास्तव, ये जनता ने कहा था कि शराब की नई पॉलिसी लेकर आओ जिसमें कि 100-200 करोड़ रुपए का घूस ले लो। जनता ने कहा ये शराब की पॉलिसी कर्नाटक के अंदर भाजपा 5 साल से चला रही थी, आज भी चला रही है। यही शराब की पॉलिसी पंजाब के अंदर चल रही है, यही पॉलिसी लेकिन वहां तो आरोप नहीं है ना, वहां तो आरोप नहीं है ना रवि श्रीवास्तव कि किसी ने 100 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया या 2000 करोड़ का चूना लगा दिया खजाने को और 100 करोड़ रुपए अपने खाते में रख लिए। आरोप तो अपने एलजी को इस्तेमाल करके जो करना चाहे कर सकते हैं। कमाल, उसी एलजी ने साइन करे थे उसके ऊपर। वो एलजी को तो आप सवाल पूछते नहीं है। उस एलजी से आपने एक भी सवाल नहीं पूछा आज तक। ना वो घोटाले में शामिल है जिसने हरीश खुराना फाइल के ऊपर। हरीश खुराना मतलब गजब की दलीलें हैं भाई। कह रहे हैं कि जो हमने कहा था, जो पुराने बयान हम दिखा रहे हैं, वो सब आंदोलन के दौर की बातें हैं। अब जब पॉलिटिकल पार्टी हो गई तो उसका कोई मतलब नहीं है, किसी बात का कोई मतलब नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल ने कहा सब भूल जाना चाहिए। रंजीत जी, मुझे लगता है कि अभी भी मेरे भाई रवि जी अभी भी होली के रंग में हैं। वो कहते हैं ना, बुरा न मानो होली है यार, लेकिन ये होली के चक्कर में सच बोल गए, बहुत कुछ सच बोल गए। हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। आज रवि जी ने एक्सेप्ट कर लिया कि वो तो आंदोलन की बातें थी। ये तो यही व्यक्ति थे ना, कहते थे कि आरोप लगे तो पहले इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद जांच का सामना करना चाहिए। अब क्या हुआ? अब जेल में भी हैं, आरोप भी लग चुका है, रिमांड पे भी जा चुके हैं, इस्तीफा नहीं देंगे। अब क्या आ रहा है? रवि जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। रवि जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। उन्होंने किसानों की आय रंजीत जी, ये देखिए। हाँ रवि श्रीवास्तव, हरीश खुराना को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, ये वो अब कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। गजब की नैतिकता है। और रवि जी, मैं समझ रहा हूं कि इनकी प्रॉब्लम समझ रहा हूं कि वो आज गलत को डिफेंड करना पड़ रहा है, बहुत टाइम से बहुत गलत को डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम समझता हूं, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन आज बातों में एक बात बोल रहे हैं। रवि जी बीच में नहीं जवाब दे दो बस। रवि जी बीच में नहीं, जवाब बाद में कर लेंगे। रवि जी बीच में नहीं, शरद रेड्डी से आप बीच में नहीं खाए या नहीं। रंजीत जी, ये जरा बीच में देखिए, क्या थोड़ी चलता है। बहुत देर बाद आप मेरे पास आए हो। इधर उधर की ना बात कर, ये कारवां क्यों लुटा, ये बताओ बस। चलिए, अब मैं बोल लूं। हाँ, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए जरा। एक क्लोजिंग कमेंट के लिए सबके पास आएंगे। हाँ, देखिए, बातों में एक बात बोल गए और सेल्फ गोल करके कहते पंजाब में भी चल रहा है। अभी कल 21 लोग मरे हैं शराब के लिए, शराब पीते हुए। अब देखिए फिर शुरू हो गए। अब ये ये होली के रंग से बुखलाहट में आ गए हैं, बुखला रहे हैं क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ रवि जी, आपकी प्रॉब्लम समझ रहा हूँ। रंजीत जी, ये होली खराब भी तो, आम आदमी पार्टी की होली खराब भी तो हो गई है ना, तो 21 लोग मर गए। 21 लोग कम नहीं होते, 21 लोग मर गए। एक भी जान जाना गलत है। और यहाँ 21 लोग नकली शराब पीने से वहां मरे जो भगवान मान का एरिया है।
संगरूर में मरे, वहां से वो विधायक है, उसके बावजूद यहाँ पे आके डिफेंड करते हैं कि हम शराब की बात करते हैं। अभी इन्होंने बार-बार एक ही बात, एक ही का टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस कार्यक्रम को अब यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि मूड मीटर में आज इतना ही वक्त था हमारे पास। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी आज अपने पुराने बयानों को देखकर, या खुद अरविंद केजरीवाल अपने पुराने बयानों को देखकर ये सोचते होंगे कि किसी दौर में उन्होंने ऐसी बातें भी कही होगी, क्या वाकई वही थे? पूरा देश तो कमोबेश यही सोचता है कि क्या ये वही अरविंद केजरीवाल और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने इस देश को इतने हसीन सपने दिखाए थे। एक ऐसा देश जो करप्शन फ्री होगा, एक ऐसी सरकार जो शुचिता और स्वच्छता की बात करेगी, पारदर्शिता की बात करेगी। और 10 सालों में एक जन आंदोलन से निकली हुई पार्टी का क्या हश्र हो जाता है, ये इस देश के लिए किसी हादसे से कम नहीं है। इस राजनीतिक आंदोलनों के इतिहास में ये भी एक बड़े हादसे के रूप में याद रखा जाए। आज मूड मीटर में इतना ही। आप सबको एक बार फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।